हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और एनसीईआरटी का जो हम लोग वर्ड बाय वर्ड रिवीजन क्लास 12 का कर रहे हैं, उसमें जो ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो सब क्लियर हो तो आप इसको स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। यदि आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो एक एक बात को गौर से सुनिए और एक एक कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो पहले कूलम लॉ है क्या? सो कूलम्ब लॉ आपको बताता है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। सो पॉइंट चार्ज क्या था? पॉइंट चार्ज वो चार्ज था जिसमें कि चार्ज के बीच का जो गैप है, ठीक है, वो उसके रेडियस या इंडिविजुअल उसके जो लेंथ, ब्रेड्थ, उसके डायमेंशंस की तुलना में बहुत बड़ा है। ठीक है, यदि ये कोई स्फेरिकल बॉडी है, इसका रेडियस ए है और इनके बीच का डिस्टेंस आर हो, तो आर यदि इसके रेडियस से बहुत बड़ा है तो इसको आप इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। सो डिस्टेंस सेपरेटिंग देम उसमें बहुत ज़्यादा हो इन रिस्पेक्ट ऑफ, देन उसको पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। सो कूलम ने क्या किया, दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स फाइंड आउट किया और पाया कि इसका जो फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के मल्टीप्लिकेशन का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो उसके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। इसलिए इसको हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, सो यही लिखा गया, इट वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पड़ गया, और एक दूसरे के अलोंग ये एक्ट करता है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। सो यदि इस चार्ज पर बात करोगे तो या तो इस डायरेक्शन में होगा, इस पर फोर्स लगेगा, या फिर इस डायरेक्शन में लगेगा। यदि अपोजिट चार्ज होगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, और सेम चार्ज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, सो ये आपको सेम चार्ज का हो गया डायरेक्शन, और ये हो गया आपको अपोजिट चार्ज का डायरेक्शन यदि चार्ज इसके लेफ्ट साइड में रखा गया। सो एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो क्लियरली ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसका मुझे वैल्यू पता करना है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू इस जो कूलम ने कैसे फाइंड आउट किया, या इस फॉर्मूला पर कैसे आया, कूलम इस फॉर्मूला पर कैसे आया, सो ये सब का एक्सप्लेनेशन आपको ये पार्ट में दिया गया है। सपोज करो कि कोई एक चार्ज है जिसका कोई एक मेटालिक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज Q है। अब इस मेटालिक स्फीयर को इसी टाइप का एक आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर ले आओगे और इसको टच करा दोगे तो Q से Q/2 इस पर आ जाएगा, Q/2 इस पर आ जाएगा। अब इनके बीच का डिस्टेंस डिफरेंट माना गया। ठीक है, डिस्टेंस डिफरेंट मान करके उसने फोर्स का वैल्यू निकाला। फिर उसने क्या किया, एक तीसरा एक आइडेंटिकल चार्ज लिया, उसको इससे कनेक्ट कर दिया। तब क्या हो गया, इस पर चार्ज घट के Q/4 हो गया, इस पर Q/4 हो गया, क्योंकि Q/2 चार्ज दो पार्ट में ब्रेक हो गया, Q/4 और Q/4 में। तो अब इसके पास में चार्ज कौन कौन से हो गए थे? Q/2, Q/4, Q/4। अब इनको अलग अलग डिस्टेंस पर रख करके चार्ज निकाला। ऐसे ही फिर इसने एक चौथा चार्ज लिए, एक अनचार्ज मेटालिक स्फीयर लिया जो कि सेम साइज का था, हर चीज सेम था, और इसको इससे जब मैच करा दिया तो कितना हो जाएगा, इस पर हो गया Q/8, इस पर भी हो गया Q/8। सो फिर उसके बाद Q/8, Q/8, Q/4, Q/2। सो अलग अलग चार्जेस का बॉडी इस तरीके से वो बनाता गया और उसको डिफरेंट डिस्टेंस पर रख करके देखा गया कि फोर्स जो है वो कितना आ रहा है, और उससे वो ये रिलेशन पर आया। कौन सा रिलेशन था? F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ Q1 Q2 उसका चार्ज है और R क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस है। K कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू उसको कैलकुलेट करना था। सो इसके आगे लिखा गया है, कूलम लॉ ए सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट वाज इनिशियली एक्सपेरिमेंटली अराइव्ड इन द मैनर डिस्क्राइब्ड अबव। जैसा हम लोगों ने किया है
while the original experiments established it to the macroscopic scale, मतलब कि बड़े स्केल पर ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट जो कूलम ने किया उसको बड़े स्केल पर इसको एस्टेब्लिश किया गया फॉर्मूले को, लेकिन डाउन द लाइन इसको आपको सब एटॉमिक लेवल मीन्स कि जब इनके बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर तक का डिस्टेंस हो, एकदम कम डिस्टेंस हो, वहां तक भी इस फॉर्मूले को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, सो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस लेवल तक भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। जब वो बहुत क्लोज आ जाता है ना, तब न्यूक्लियर फोर्स जो बॉडी में जो न्यूक्लियस होता है उनके बीच का फोर्स फिर प्रीडोमिनेंट हो जाता है। अब क्या है कि कूलम ने ये जो लॉ को डिस्कवर किया विदाउट नोइंग द एक्सप्लिसिट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। आपने देखा कूलम ने क्यू चार्ज दिया, उसके अकॉर्डिंग इसने उसको चार्ज को ब्रेक कर करके फॉर्मूला डिराइव किया, लेकिन क्यू का वैल्यू कितना था ये कूलम ने नहीं लिया। इनफैक्ट जो चार्ज क्यू का जो यूनिट है कूलम, वो फिर कैसे डिफाइन किया गया, 1 कूलम का वैल्यू क्या होगा, ये सब इसी फॉर्मूला के थ्रू डिफाइन किया गया और वो आया जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपने के लिया था उसका वैल्यू चूज करने के बेसिस पर। सो अब देखो ये सारी बातें लिखी गई है। इनफैक्ट इट इज इन द अदर वे राउंड, Coulomb law can now employ to furnish a definition of unit of charge. So unit of जो चार्ज है उसका डिफिनीशन आपको कूलम जो है, ठीक है, वो इसी फॉर्मूला से डिफाइन किया गया। इस रिलेशन में के का वैल्यू क्या था, आर्बिट्ररी था। अब के का जो भी वैल्यू लोगे उसके अकॉर्डिंग चार्ज का यूनिट जो कूलम है वो डिफाइन किया जाएगा। सो इसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर लिया गया। सो के का वैल्यू लिया गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, और इसके बेसिस पर आपको जो ये चार्ज का यूनिट कूलम है वो डिफाइन किया गया। देखो कैसे। सो आप देखो फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, K × Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो आर का वैल्यू 1 लिया गया, 1 मीटर लिया गया बिकॉज ये ऐसा यूनिट है। चार्ज Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू 1 कूलम लिया गया, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा K के इक्वल। K का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी एक आर्बिट्ररी वैल्यू माना है। सो और वो वैल्यू कितना माना, 9 × 10⁹ सो हम लोगों ने बोला कि यदि एक कूलम चार्ज उसको डिफाइन करेंगे जिसको उस टाइप का चार्ज लें, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखें और वैक्यूम में लें, ध्यान दो किसी इंसुलेटर में नहीं लें बल्कि वैक्यूम में लें, तो फिर उनके बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो उसका मैग्नीट्यूड हो 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, सो इस तरीके से आप 1 कूलम को डिफाइन करते हो। सो आप सोचो कि दो कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हो जिनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर लिया जाए, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जो अपोजिट डायरेक्शन में सेम लाइन के अलोंग लगे इन वैक्यूम, कितना हो 9 × 10⁹ तो इस चार्ज Q1 को बोलोगे आप 1 कूलम और इस Q2 को भी बोलोगे 1 कूलम। क्लियर है। अब यूजुअली ये बहुत बड़ा है फोर्स, ये फोर्स बहुत बड़ा है, इसलिए आपको और इस फोर्स को यूजुअली आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो, तो आपको छोटा चार्ज का यूनिट चाहिए और वो छोटा चार्ज के यूनिट को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में या तो मिली कूलम लेते हो या माइक्रो कूलम लेते हो, नैनो कूलम भी लेते हो। इस सब के बारे में हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब ये तो एसआई यूनिट के बारे में बात हो गई। एसआई यूनिट में आपने के का वैल्यू कितना निकाला, 9 × 10⁹, और इसको बाद में आपको इस तरीके से लिखा गया, के का वैल्यू लिखा गया 1/4πε0। सो के का वैल्यू हो गया, जब 1/4πε0 डालोगे तो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मॉड इसलिए ले लिए क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बोल रहे हैं। यदि अपोजिट चार्ज होगा तो फोर्स क्या होगा, माइनस साइन के साथ आएगा। माइनस साइन का मतलब क्या है, उसके बीच का अट्रैक्शन है। ठीक है, वो फोर्स एक दूसरे को, दोनों चार्ज को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, सो एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ऐसा यूनिट में इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.854 × 10⁻12 c² न्यूटन इनवर्स मीटर -2। सो क्लियरली आपसे यदि पूछे कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या है, तो ये आप कैसे लिखोगे। देखो एप्सिलॉन नॉट का आपने यूनिट देख लिया, कूलम स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप चार्ज होता है। आप देखो करंट जो है ना,
करेंट वो कितना होता है, चार्ज बाय टाइम। सो चार्ज का यूनिट जो कूलम है उसको आप बोलोगे करेंट का यूनिट इनटू टाइम के यूनिट। सो करेंट का यूनिट होता है एम्पियर, सो एम्पियर सेकेंड, ठीक है, एम्पियर टी बोल दो, एम्पियर टी। और न्यूटन का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है एम एल टी माइनस टू। क्लियर है। सो आपको यहाँ पर से आ जाएगा सी स्क्वायर के बदले आप लिखोगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और फोर्स के बदले इनवर्स का है तो एम माइनस वन एल माइनस वन टी स्क्वायर, क्योंकि इसका आप इनवर्स लगाओगे। और ये क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है, एल हो गया, सो एल माइनस टू। अब इस सब को आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी टू द पावर 4 ए स्क्वायर। सो एप्सिलॉन का यूनिट ये है, ये क्योंकि एग्जाम में पूछता है एप्सिलॉन का यूनिट, और इसका यूनिट और डायमेंशन आपको दोनों ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हुआ कि जब मेरा एसआई यूनिट होता है तब। यदि सीजीएस यूनिट होगा तो क्या होगा, तो सीजीएस यूनिट में फोर्स का वैल्यू F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और K का वैल्यू 1 होता है। फोर्स क्या होगा, डायन। सो सीजीएस यूनिट में फोर्स का वैल्यू होगा डायन, और इसका आपको 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, 10⁵ डायन के इक्वल होता है। चार्ज का यूनिट क्या होगा, स्टैट कूलम होगा, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आपको डाउट हो तो वहां से आप रेफर कर लीजिएगा। सो के का वैल्यू सीजीएस यूनिट में हो गया 1, जबकि एसआई यूनिट में हुआ इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसका वैल्यू 9 to 10⁹। इनफैक्ट इस यूनिट को आप ना चेंज करके देख भी सकते हो, तो के का वैल्यू 1 ही आ जाएगा। सो आपको यदि कोई भी डाउट हो तो मुझसे बोलिएगा। एक इंटरचेंज कैसे कर रहे हैं डायमेंशंस का, उसका मैं वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। अब देखो इसके बाद क्या बताएगा, देखो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें इसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे उसको हम लोग समझते हैं। इससे पहले मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ। सो आपको यदि कोई भी डाउट हो तो मुझसे बोलिएगा। एक इंटरचेंज कैसे कर रहे हैं डायमेंशंस का, उसका मैं वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। अब देखो इसके बाद क्या बताएगा, देखो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें इसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे उसको हम लोग समझते हैं। इससे पहले मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ। सो अब देखो यहाँ पर चार्जेस दिया गया है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, सिंस फोर्स इज अ वेक्टर इट इज बेटर टू राइट ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन। तो हम लोग वेक्टर नोटेशन जो कूलम्स लॉ का है उसको समझने वाले हैं। ये आपको ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। क्लियरली ये आपको सपोज करो y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा, और z एक्सिस यदि प्लेन से बाहर में निकल रहा है तो ये चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है। सपोज करो ये पॉइंट P है, तो R1 क्या हो गया, आप पोजीशन वेक्टर के बारे में क्लास 11 में पढ़ चुके हो। सो R1 हो गया OP, ऐसा वेक्टर जो O से स्टार्ट हो रहा है और P पे टर्मिनेट हो रहा है। वैसे ही R2 हो जाएगा किसका, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और क्लियरली ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर को आप क्या बताओगे, इसको बोलोगे आप R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो क्लियरली जो R2 है वो इसका क्या होगा, हेड होगा, और R1 टेल होगा। क्लियर है। सो ऐसे ही मैं यदि बोलूं R, और इसको आप डिनोट कैसे करोगे, R21, जो पहले वाला होगा वो आपको प्लस साइन के साथ है, और जो दूसरा वाला है वो आपको माइनस साइन के साथ है। वैसे ही सपोज करो कि यदि ये R1 होता, ये R2 होता, और यहाँ से R2 से R1 की तरफ आता, तो आप इसको क्या लिखते हैं, R12 वेक्टर, दैट इज R1 माइनस R2। क्लियर है। सो आप क्या लिख रहे हो उससे आपको डिपेंड करेगा कि वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है। क्लियर है। अब दूसरा चीज यहां पर फोर्स को ऐसे क्यों लिखते हैं, लाइक F21। F21 कहने का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन चार्ज 2, ठीक है, ड्यू टू 1। सो ये इसको F21 बोले। सो इस पर जो चार्ज Q2 पर फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F21। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये है F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, F12। तो ये फिगर आप समझ गए। सो अब देखो यही सब बातें यहाँ पर लिखी गई है। वेक्टर R21 है, R2 माइनस R1, और उसी तरीके से आप देखोगे वेक्टर R12 लिखा गया है। देखो R12 लिखा गया है वेक्टर R1 माइनस
वेक्टर R2। सो R21 यदि इस डायरेक्शन में है, R12 इस डायरेक्शन में है, ये R21 था, ये R12 है, तो क्लियर ये अपोजिट डायरेक्शन में है। सो R12 इज इक्वल टू माइनस R21। इन दोनों का लेंथ सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम है। सो आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इज मैग्नीट्यूड ऑफ R21, लेकिन जो डायरेक्शन है इसका अपोजिट है। सो आपको अब कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्ज के बीच का निकालना है, Q1 Q2, जो R1 और R2 के बीच में, तो उसको कैसे लिखोगे? तो वो आप लिखोगे F21। सपोज करो मैं F21 बोल रहा हूँ, ये चार्ज Q1 था, ये Q2 है, इसका ये R1, इसका ये R2। तो F21 यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में होगा F21। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो पहले तो आप मैग्नीट्यूड लिख दो, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 का होल स्क्वायर। ये हो गया फोर्स। अब ये फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 है, ठीक है, R21 यही था डिस्टेंस। अभी तक ये वेक्टर आपको मैग्नीट्यूड में, अब इसका डायरेक्शन भी लिखना है। सो डायरेक्शन के लिए आप लिखोगे यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, R21 डायरेक्शन। सो होगा यूनिट वेक्टर अलोंग R21। और यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हो? यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड हमेशा। तो यहां पर देखो यूनिट वेक्टर जो R21 जो है, यूनिट वेक्टर को उसके ऊपर कैप से दिखाते हैं। सो R21 हुआ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसी तरीके से R12 क्या हुआ? वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखो ये जो वेक्टर है इसको बोल्ड से दिखाया है, और जो मैग्नीट्यूड को बोल्ड के बिना दिखाया है, सिंपल दिखाया है। अच्छा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो R21 होना चाहिए, ये किताब में गलत दिया हुआ है, ये माइनस R12 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इन दोनों का सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। सो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण इन दोनों वेक्टर के बीच का जो संबंध दिखाओगे ना, वो ऐसे दिखाओगे R21 वेक्टर, यूनिट वेक्टर के टर्म में बात करो, इज इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर। क्लियर है? सो अब इसको सीधे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो मेरा ये हो जाएगा। सो आप F21 लिख दोगे, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। चाहोगे तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू भी डाल दो। सो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 का होल क्यू इंटू R21, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इक्वेशन जो 1.3 निकाले, ये वैलिड है एनी साइन ऑफ Q1 Q2 के वेडेवर इज पॉजिटिव और निगेटिव। यदि Q1 और Q2 दोनों सेम साइन का होगा, मीन्स कि आइदर दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, तो F21 क्या होगा? अलोंग R21 होगा। सो R21 का डायरेक्शन आपने इस डायरेक्शन में देखा था है, और F21 भी इसी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि फोर्स रिपल्सिव होगा, दोनों या तो पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। सो F21 इज अलोंग R21 विच शोज रिपल्सन। क्लियर है? और यदि अपोजिट चार्जेस का होगा, Q1 Q2 दोनों अपोजिट चार्ज का होगा, तो R21 तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, F21 क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है? सो यदि ये अपोजिट चार्ज का रहेगा तब जो होगा डायरेक्शन, उसको मैं दिखा देता हूं। तब क्या होगा? इस पर Q2 पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, F21, ठीक है। उसी तरीके से F12, ये F12 इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? और ये डायरेक्शन है आपको R21, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है ये, और उसी तरीके से ये डायरेक्शन होगा किसका? R12, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? सो ये अपोजिट चार्ज और सेम चार्ज के लिए समझ के देखो, यही फिगर से आपको यहां पर दिया भी गया होगा, देखो यहां पर दिया गया। यदि रिपल्सिव फोर्स रहेगा, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स रहेगा, इसका मतलब दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन जो है ग्रेटर देन 0 है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। और यदि अट्रैक्टिव फोर्स है, इसका मतलब दोनों चार्ज का जो मल्टीप्लीकेशन है वो लेस देन 0 है, मीन्स कि एक प्लस साइन है तो दूसरा आपको माइनस साइन है। तो मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखो,
ये सारी बातें जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वही चीज़ है। अब आपको F12 निकालना है। F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज Q2। सो ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 कैप। ठीक है, R12 कैप कितना के इक्वल है? ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 कैप को आप लिख सकते हो माइनस R21 कैप, और इस माइनस साइन को बाहर ले लो तो माइनस क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 जो है वो R21 के इक्वल है। सो R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 कैप, और ये पूरा टर्म को आप देख चुके हो किसके इक्वल है? ये इक्वल है F21 के इक्वल। सो क्लियरली जो फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, कूलम्स लॉ से। डायरेक्शन इज अपोजिट, बोथ चार्जेस पर जो लगेगा। क्लियर है? सो आई थिंक आप ये समझ गए, यही सब बातें लिखी भी गई हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसमें, कूलम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अच्छा, ये कूलम्स लॉ जो फोर्स जो चार्ज का दिखाता है ना, वो वैक्यूम में दिखाता है। इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मैटर और द इंटरवीनिंग स्पेस हैज मैटर, द सिचुएशन विल बी कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज constituent of the matter. We will discuss electrostatic in matter in next chapter. ठीक है, सो यदि आप वैक्यूम की जगह सपोज करो कि इसको किसी दूसरे में आप रखें जो कि इंसुलेटर है, ठीक है, जो बीच का जो स्पेस है ना, चार्ज Q1 और Q2 के बीच के स्पेस में कोई इंसुलेटर डाल दोगे तो ये आपको जो सिचुएशन होती है वो चेंज हो जाती है। उसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? सब एक प्रॉब्लम नंबर 1.4 देख लेते हैं जो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। Example number 1.4, Coulomb law for electrostatic force between 2 point charges and Newton law for gravitational forces between two stationary point masses both have inverse square dependence. ठीक है, inverse square law दोनों है। On the distance between the charges and masses respectively, compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitude. आपको मालूम करना है कि इनके बीच का स्ट्रेंथ कैसा है, कौन वीक है कौन स्ट्रांग है, मीन्स कि इनका आपका मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है। सो पहला आपको इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को लेना है और इसका ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो निकालना है, और दूसरा आपको 2 प्रोटॉन लेना है और फिर उसी तरह से इसका रेशियो निकालना है। फिर आपको क्या करना है? एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, सो उनके बीच का जो म्यूचुअल अट्रैक्शन रहेगा उस कारण से इलेक्ट्रॉन पर का एक्सेलरेशन क्या होगा, एंड जब उनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है। क्लियर है? सो मेरे ख्याल में ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला समझ गए हो सीख लियो, उसका यूज़ करके निकाल लेते हैं। सो पहले आपको एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लेना है। इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, जिसका मास me है इसका मास mp है, ये अट्रैक्टिव है। सो ये माइनस साइन के साथ आएगा, और जो फॉर्मूला होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू -g m इलेक्ट्रॉन इंटू m प्रोटॉन बाई r स्क्वायर। और वैसे ही जिसके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो भी क्या होगा? अट्रैक्टिव ही होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है। और ये कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज होता है -e, प्रोटॉन के कारण चार्ज होता है +e, और इनके बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर हुआ। सो क्लियरली यदि आप इनके रेशियो को निकालोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा, आप कुछ निकालोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर बाई r स्क्वायर माइनस साइन के साथ डिवाइडेड बाई -g me mp बाई r स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपको e स्क्वायर बाई g me mp इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो यही आपको दिया गया है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, आपको मैग्नीट्यूड जानने में हम इंटरेस्टेड हैं, वो यदि किए तो कितना आया? 2.4 इंटू 10⁻⁻39। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए आपको।
सिमिलरली आप यदि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो 2 प्रोटॉन्स के बीच में निकालोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर mp/me था, यहाँ पर क्या हो जाएगा mp/mp, क्योंकि दोनों प्रोटॉन ही है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है वो रिपल्सन के साथ रहेगा, जबकि चूंकि सेम चार्जेस है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन के साथ आएगा। तो आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.3 × 10⁻36। अब ये देखो कि Fe/Fg बहुत बड़ा क्वांटिटी है। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना में बहुत ही कम है। देखो कितना कम हो रहा है, 10⁻36 गुना ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा है। सो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे जो बताना चाह रहा है। द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ दिस फोर्सेस बिटवीन 2 प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जहां पर 2 प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻5 मीटर 15 मीटर की तुलना में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 230 न्यूटन होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स 1.9 × 10⁻34 न्यूटन। तो देख रहे हो। अच्छा, इसमें यदि न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करोगे, जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है ना, तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और तब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो कभी कोई एग्जाम में पूछता है। अब उसके बाद अगला प्रॉब्लम ये था कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यदि एक डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम से रखा जाए तो जो एक्सेलरेशन होगा वो निकालना है। तो एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन निकालने के पहले फोर्स निकालोगे। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0। देखो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सो Q1 Q2 दोनों आपको E के इक्वल है, हम लोग मैग्नीट्यूड जानना चाह रहे हैं। सो 1/4πε0 E²/r²। 1/4πε0 का वैल्यू आपने डाला, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁻9 होता है और चार्ज दोनों का वैल्यू 1.6 होता है 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर दो तो 2.3 × 10⁻8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इनके बीच का डिस्टेंस है 10⁻10 मीटर। इसमें इधर लगेगा, इसमें इतना लगेगा। ये फोर्स हो गया। अब यदि इस फोर्स को आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिए 9.1 × 10⁻31 kg, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन के लिए आप फिर मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करोगे। सो आप डेफिनेटली जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो आपको mp इज ग्रेटर देन me। सो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बड़े चीज से डिवाइड किए हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा? आपको प्रोटॉन का कम होगा, क्योंकि फोर्स सेम है। सो भारी चीज का एक्सेलरेशन कम होता है। सो क्लियरली ये देखो, ये लिखा गया है जो आगे, कंपेयरिंग दिस विद द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता था? 9.8 × 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत छोटा है जी का वैल्यू। और यहाँ पर देखो जो एक्सेलरेशन है वो कितना ज़्यादा है। अब देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। वी कैन कंक्लूड दैट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेग्लिजिबल on the motion of electron and it undergoes very large accelerations under the action of Coulomb force due to proton। आप ऐसे समझो कि यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन रखा, यहाँ पर एक प्रोटॉन रखूंगा ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या एक प्रोटॉन रखो एक प्रोटॉन रखो, तो इसके कारण इस तरफ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है, mp/g, और इस कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको फोर्स लगेगा। ये फोर्स बहुत ज़्यादा है तो ये ऊपर की तरफ तेजी से एक्सेलरेशन में जाएगा। समझ गए? कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, बहुत आसान है। देखो प्रॉब्लम नंबर 1.5, ये आपको बहुत ही आसान है। ये दिया गया है कि एक चार्ज्ड बॉडी है जो एक नायलॉन थ्रेड से अटैच्ड है। नायलॉन थ्रेड क्या होता है? इंसुलेटर होता है। और दूसरा आप चार्ज्ड बॉडी बी लाए हो जो कि आपको एक इंसुलेटिंग सरफेस से इसको पकड़ के रखे हो, ठीक है। क्यों इंसुलेटिंग सरफेस से पकड़े हो? ताकि चार्ज ना हैंड के थ्रू जमीन पर ना चला जाए। और इनके बीच का 10 सेंटीमीटर का इनिशियल डिस्टेंस है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि अब आपने क्या किया, आप इस प्रॉब्लम को पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें बोल रहा है कि ए को आप एक सिमिलर टाइप का स्फीयर के साथ लाएं, सी के साथ, जो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, और इसको आधा चार्ज इसको दे दिए। तो जब यदि इनिशियल इस पर चार्ज Q1 है तो अब कितना हो जाएगा? Q1/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें यदि Q2 था तो इसमें कितना हो जाएगा? Q2/2। क्लियर है? सो ए को सी से लगा से कांटेक्ट में ले आए, बी को डी से कांटेक्ट में ले आए, और उसके बाद हमने क्या किया कि इनको फिर से
5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में लाया। तो पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, इनफैक्ट दोनों सेम चार्ज है, तो क्या डिफरेंस आएगा। तो बहुत आसान है, पहले केस में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, जहाँ R का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको मीटर में भी चेंज कर दोगे तो कितना हो जाएगा, R का वैल्यू 0.1 मीटर हो जाएगा। तो R का वैल्यू क्या हो गया 0.1 मीटर। अब क्या हो गया, ये केस नंबर फर्स्ट में, अब क्या है, इसका चार्ज हाफ हो गया था, सो ये हो गया Q1/2, इसका चार्ज भी हाफ हो गया था, सो Q2/2, और जो डिस्टेंस है वो भी 10 सेंटीमीटर से घट के 5 सेंटीमीटर हो गया, मीन्स वो भी हाफ हो गया, तो हो गया R/2 का होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो फिर से क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/4 और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बाई 4, दैट इज R स्क्वायर। सो क्लियरली जो फर्स्ट केस में फोर्स यदि F1 था और दूसरे केस में फोर्स यदि F2 है, तो कूलम फोर्स जो है ना दोनों के कारण सेम आया, ठीक है, क्लियर है। तो आप ऐसे समझो कि यदि चार्ज को दोनों में यदि हाफ कर दिए तो फोर्स आप सेम रखो, इसके लिए डिस्टेंस को हाफ करना होगा। अब अगला देख लेते हैं कंसेप्ट फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यदि एक फोर्स के कारण, दो चार्ज के कारण आपने फोर्स निकालने का तरीका सीख लिया, अब मल्टीपल चार्जेस है, यहाँ पर क्या है Q2 है, Q1 है, Q3 है, 3 बॉडी हो गया, और ये ओरिजिन है और इसका तीनों का पोजीशन वेक्टर दिया गया है। 1 का दिया गया है R1, 2 का दिया गया है R2, 3 का दिया गया है R3, और तब आपको नेट फोर्स Q1 पे निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको सिंपल ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, एक के कारण निकालो और दूसरे को भूल जाओ, फिर दूसरे के कारण निकालो, पहले को भूल जाओ, और फिर जो दोनों फोर्स आएगा उसको वेक्टरली जोड़ दो। क्यों वेक्टरली जोड़ोगे, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यदि आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जो क्वांटिटी है जिसको आप कंसीडर कर रहे हो वो स्केलर होगा, तो आपको जो कंटेंट होंगे दोनों उसको अलजेब्रिकली जोड़ देना होगा। सो यहां पर देखो Q1 पे फोर्स Q2 के कारण क्या होगा F12, और उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, F13 क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। इन दोनों को निकाल दिए और वेक्टर एडिशन कर दिए। देखो वेक्टर एडिशन करने के लिए कौन सा मेथड यूज किए, आपको 2-3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आपको पैरेललोग्राम लॉ। ग्राम लॉ, ये पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि एक जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को आप जो पैरेललोग्राम का एक डायरेक्शन समझो और दूसरे को आप पैरेललोग्राम का दूसरा साइड समझो, और इन दोनों वेक्टर्स को मिला करके आप एक पैरेललोग्राम को क्रिएट करो, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन दिखाएगा। सो यदि ये F12 है और ये आपको F13 है, तो इसका जो यही हो जाएगा F12 प्लस F13 पैरेललोग्राम का जो डायगोनल हुआ। दूसरा क्या चीज हो सकता है मेथड, फिर आपको आप ट्रायंगल लॉ मेथड का यूज कर सकते हो। ट्रायंगल लॉ मेथड में एक वेक्टर का डायरेक्शन को आपने ये ले लिया, अब जो दूसरा जो फोर्स होगा ना या दूसरा जो वेक्टर होगा उसका टेल इसके हेड पे रखना होगा। सो ये आपको F12 हो गया, दूसरा जो वेक्टर क्या था F13। अब ध्यान दो पैरेललोग्राम लॉ में दोनों वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट से आप अटैच करते हो, और ताकि वो पैरेललोग्राम का दो साइड बन जाता है। यहाँ पर जो दूसरा वेक्टर है उसका टेल पहले के हेड पे रखा गया, और तब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा पहले के टेल से लेकर के दूसरे के हेड तक का, ये वाला वेक्टर पहले के टेल से, स्टार्टिंग पॉइंट के टेल से लास्ट पॉइंट के हेड तक, ये आपको बताता है क्या, नेट रिजल्ट। सो ये हो गया F12 प्लस F13, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। अब थर्ड हो गया आपको पॉलीगॉन लॉ, ये आपको ट्रायंगल लॉ था, अब हम लोग देखते हैं पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ में यदि एक से ज़्यादा फोर्स हो, सपोज करो कि यदि 5 चार्जेस होते हैं तो पहले के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में होता है F12, ठीक है, 1 पर सेकेंड के कारण। दूसरे के कारण सपोज करो फोर्स इस डायरेक्शन में होता है, तो ये होता है F13, ये तीसरे चार्ज के कारण था फर्स्ट पर। चौथे चार्ज के कारण सपोज करो इस डायरेक्शन में होता है,
सबको आप जैसे ट्रायंगल लॉ में किए हो ना, पहले का के हेड पर दूसरे का टेल, वैसे ही करते आपको जाना है। सो ये F14 सपोज करो कि उसके बाद वाला ना इस डायरेक्शन में होता, तो ये F15 ऐसे करके आपने पांचों के कारण एक पर इफेक्ट देख लिया। अब जो टोटल जो होता है वो फर्स्ट वाले का के टेल से लास्ट वाले के हेड तक का होता है। ये होता है F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15। आपको इसको पॉलीगॉन का साइड बनाना है, जिसमें हर एक वेक्टर के को पहला वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर के हेड पे तीसरे वेक्टर का टेल, तीसरे वेक्टर के हेड पे चौथे वेक्टर का टेल। ठीक है, ऐसे करना है। सो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई है कि यदि n वेक्टर होगा तो कैसे निकालोगे वैक्यूम में। ध्यान देना, हम लोग वैक्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज टेकन वन एट ए टाइम। एक बार में एक ही लेना है, बाकी को आपको भूल जाना है। द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। सो आपको जो इंडिविजुअल फोर्स है ना वो अदर से अनअफेक्टेड होगा। सो ऐसे करके आप निकालोगे। देखो निकाला गया है, F12 निकाला गया है, F13 निकाला गया है। और वेक्टर के लिए आपको क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड था फोर्स का, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर एलोंग 2 से 1 की तरफ। R12 यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये आपको 1 है, ये 2 है। सो 2 से 1 के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है। सो ऐसे ही आपने सारा लिख लिया, और फिर जब टोटल फोर्स जो निकालना रहेगा वो तब समझ गए कैसे निकालना है। सो टोटल फोर्स हो जाएगा F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 एंड दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R13 का होल स्क्वायर R13। ठीक है, जब n वाले टर्म्स के लिए आप देखोगे तो ऐसे ही है, आप देख करके बहुत आसानी से इसको लिख सकते हो। सो F1 फिर इस केस में कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन ले लो, Q1 ले लिए कॉमन, और ये हो जाएगा Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर R12 प्लस Q3 बाई R13 का होल स्क्वायर R13 प्लस Q4 बाई R14 का होल स्क्वायर R14 एंड सो ऑन। ठीक है, यही चीज आपको किया गया है। देखो ये सारा चीज लिखा हुआ है। द वेक्टर सम इज ऑब्टेन्ड एज यूजुअल बाय पैरेललोग्राम लॉ of addition of vector. All the electrostatically are basically a consequence of Coulomb's law and superposition principle. So मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। आप इसको चाहोगे तो समेशन के रूप में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे सो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वो भी आपको लिखने आना चाहिए। इसका अंतिम टर्म, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, Qn बाई R1n का होल स्क्वायर R1n कैप। ठीक है, ऐसा होगा। अब इसको आप लिखोगे F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, समेशन दे दो। अब देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये Q2 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। सो I का वैल्यू दे दो 2 से n, और ये हो गया QI डिवाइडेड बाई R1I का होल स्क्वायर इंटू R1I कैप। इसका मतलब क्या होगा कि पहले आप I का वैल्यू 2 मान करके टर्म लिखो तो ये टर्म आ जाएगा, फिर I का वैल्यू आप 3 मान कर टर्म लिखो तो ये आ जाएगा, 4 मान कर टर्म लिखो तो ये आ जाएगा, और ऐसे करके सबको जोड़ते जाओ। कहाँ तक जोड़ोगे, R का वैल्यू n तक लिख करके जोड़ोगे। n तक लिख कर जोड़ोगे तो ये टर्म आ जाएगा। सो मेरे ख्याल में समझ गए होगे, बहुत ही आसान था कंसेप्ट सब। अब प्रॉब्लम नंबर 1.6 देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। ये 3 चार्जेस दिया गया Q1 Q2 Q3 और सबका वैल्यू Q ही है, जो वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L के है। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। देखो सेंट्रॉयड पर
यदि तीनों पर इक्वल चार्ज रखोगे ना तो सेंट्रॉइड पर नेट फोर्स जीरो होता है। हम लोग इसको ये आप याद कर लो, सेंट्रॉइड पर क्या होता है, नेट फोर्स जीरो इफ इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या हुआ, रेगुलर ट्रायंगल क्या हुआ, जिसका सबका साइड सेम है, और वो हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। रेगुलर आपको फोर साइड वाला कौन सा होगा, वो होगा स्क्वायर होगा। सो स्क्वायर आप ले लो, सब पर चार्ज क्यू 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 रख दोगे तो सेंटर पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। रेगुलर आपको पेंटागन ले लो, ऐसा पेंटागन जिसमें सबका साइज सेम ही है, सबका साइज एल है, और सब पर साइज पर आप क्या डाल दो, क्यू चार्ज दे दो, तो आपको सेंट्रॉइड पर आपको नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। रेगुलर हेक्सागन ले लो, रेगुलर हेप्टागन ले लो, रेगुलर ऑक्टागन ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी यदि रेगुलर साइज का लोगे जिसका ना सबका साइज आपको सेम हो, इक्वल हो, तो फिर उसके और सब पर चार्ज रखोगे तो सेंटर पर नेट फोर्स जीरो होता है। सो इसी को यहाँ पर प्रूफ किया गया। देखो मैं इसको बता देता हूँ। देखो इसको प्रूफ करना ना बहुत आसान काम है। सपोज देखो यहाँ पर ए बी सी जो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबके वर्टिसेस पर क्यू चार्ज रखा गया। सपोज करो सेंटर पर आप कैपिटल क्यू चार्ज रखे तो क्या होगा, सेम चार्ज है। सपोज करो सेम चार्ज है तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। सो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी आर होगा, ये डिस्टेंस भी आर होगा, ये डिस्टेंस भी आर होगा। सेंट्रॉइड का उसके वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल होता है। अब ये डिस्टेंस हालांकि निकालने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं कितना आएगा। सो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, और ये लेंथ कितना हो जाएगा। देखो सेंट्रॉइड इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो लाइन होता है ना, मीन्स के टॉप पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला गया या इधर से ये डाला गया, किसी को भी ना ये 2:1 के रेशियो में काटता है। मीन्स कि ये जो लाइन है तो ये पॉइंट O है, ये A है, ये D है, ठीक है। तो ये आपको 2 लेंथ है तो ये 1 लेंथ है। इसका मतलब क्या हो गया कि AO हो गया 2/3 इंटू AD में। टोटल यदि ये 3 लेंथ है तो 2 लेंथ AO कवर करता है। सो 3 में से 2 पार्ट AO कर रहा है। अब AD बहुत आराम से निकाल सकते हो। AD निकालने के लिए क्या करोगे, देखो tan 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो पूरा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD बाई BD। BD क्या है, हाफ डिस्टेंस हो गया L/2, और AD हो गया L/2 इंटू tan 60 डिग्री, डेट इज स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 हो गया, ठीक है। आपको मालूम है tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और tan 60 डिग्री होता है √3। सो आई थिंक ये निकल गया, √3 L/2 हो गया ये लेंथ किसका, AD का। सो AO का लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 इंटू √3 L/2, डेट इज L/√3। सो ये लेंथ हो गया, AO हो गया L/√3। हालांकि निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखो B के कारण जो यहाँ पर फोर्स होगा F2, B के कारण फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में होगा F2। मैं अगले पेज में इसका फिगर बना करके आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये जो है, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कारण इस डायरेक्शन में आया, ये 2 पॉइंट है तो इसके कारण आया F2, ठीक है। इसके कारण आया F3। अब इन दोनों का कारण जो नेट फोर्स होगा वो निकालना है। तो देखो ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल भी है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल, यदि तुम इस ट्रायंगल के बारे में बात करोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री, डेट इज 120 डिग्री। मीन्स कि ये एंगल भी हो जाएगा 120 डिग्री। सो एक आपको फोर्स ऐसे है और ये वाला आपको एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी बोल सकते हो एंगल 30 डिग्री है। सो ये F2 का वैल्यू कितना हो गया, पर देख लेते हैं। सो F2 का वैल्यू हो गया 1/4 पाई, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई डिस्टेंस। ये डिस्टेंस यदि आप मान लो R का वैल्यू क्या है, L/√3 का होल स्क्वायर, यही हो गया फोर्स का वैल्यू। इस तरफ क्या हो जाएगा, F2 cos 30 डिग्री, और इस तरफ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा F2 sin 30 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने ब्रेक कर दिया। वैसे ही ये F3 है,
F3 का वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0 Q इंटू स्मॉल q बाई L बाई स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, सेम चीज है। सो इधर हो गया F2 cos 30 डिग्री, F3 cos 30 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा, इसी तरफ हो जाएगा F3 sin 30 डिग्री। सो आप ऊपर की तरफ आप बोल सकते हो कि O से A की तरफ, O से A की तरफ जो नेट फोर्स आया, F2 F3 दोनों का वैल्यू सेम ही है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है। सो F/2 प्लस F/2 डेट इज F, और F का वैल्यू कितना है, यही है। अब देखो कि A से O की तरफ इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 1/4πε0 Q इंटू Q बाई L बाई स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, जो कि F के इक्वल है। सो इधर तरफ भी फोर्स F लग रहा है और इसके अपोजिट तरफ भी फोर्स F लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। सो यही सब चीजें लिखी गई हैं, आप देख लोगे और आप समझ जाओगे। देखो लिखा गया, इट इज क्लियर ऑल्सो बाई सिमेट्री दैट द थ्री फोर्सेज विल सम टू जीरो, सपोज दैट द रिजल्टेंट फोर्स वॉज नॉट नॉन जीरो बट इन सम डायरेक्शन, कंसिडर व्हाट हैपन इफ द सिस्टम वॉज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री अबाउट ओ। ठीक है, सो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपसे बोल रहा है कि यदि सिस्टम को 60 डिग्री से रोटेट कर दें अबाउट ओ में तो क्या अंतर आ जाएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। एक चार्ज जो यहाँ से है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। जो वन चार्ज था ना Q1 यहाँ हो गया, Q2 यहाँ हो गया, Q3 यहाँ हो गया, बात तो सेम ही रहा क्योंकि इक्वल चार्ज है। सो कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 1.7, कंसिडर द चार्जेस Q एंड माइनस Q प्लेस आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो पॉजिटिव Q ए बी पे रखा गया, C पे रखा गया माइनस Q। पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो फोर्स ऑन ईच चार्ज निकालना बहुत आसान है। अब देखो हम लोग ना एक एक करके फोर्स निकालते हैं। सो पहले हम लोग पॉइंट चार्ज ए पर देखते हैं। सो ए पर जो चार्ज होगा आपको बी और सी के कारण होगा। ए पर चार्ज है Q1। सो पहला फोर्स जो बी के कारण जो चार्ज Q2 है उसके कारण क्या होगा, क्योंकि रिपल्सन होगा तो बाहर की तरफ होगा। सो F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, और दूसरा क्या है जो 3 के कारण Q3 के कारण अट्रैक्टिव होगा तो उसी की तरफ होगा। तो ये हो गया F13। ठीक है, F13। अभी दोनों का वेक्टर सम निकालने के लिए देखो क्या होगा, यदि ये एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री में से 60 डिग्री घट गया तो 120 डिग्री। सेकेंडली क्या है, लेंथ सेम है, चार्ज का वैल्यू सेम है। ठीक है, सो फोर्स जो है 1/4πε0 Q इंटू Q बाई L स्क्वायर, दोनों के कारण सेम होगा फोर्स। सो बट नेचुरल है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो पहले वाले से 60 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, सो आप अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला कर दोगे, क्या कर दोगे, जो वेक्टर के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। आपको यदि फॉर्मूला ध्यान नहीं हो तो मैं ध्यान दिला देता हूं पैरेललोग्राम का। यदि ये निकालना हो, यदि ये वेक्टर आप सपोज करो कि ए है, ये बी है, ठीक है, और ये टोटल एंगल यदि थीटा हो, ये एंगल अल्फा हो, तो जो सम होता है उसका फॉर्मूला ये है, जो रिजल्टेंट होगा ना उसका फॉर्मूला ये है, ये R है तो रिजल्टेंट R का वैल्यू ये है, और ये एंगल अल्फा निकालना हो तो tan अल्फा होता है B sin थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B cos थीटा। सो अब आप ये जो फॉर्मूला जो आप निकाले ना इसका यूज कीजिए यहाँ पर और तब देखिए कि क्या आता है वैल्यू। सो आप देखो कि यदि A और B दोनों फोर्स का वैल्यू तो सेम है। ठीक है, आपको मालूम है कि F12 और F13 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, सो आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दोनों को मैं A ही मान लिया, इन सब का वैल्यू A के बराबर मान लो, प्लस 2A स्क्वायर, एंगल कितना है 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री होगा कॉस 180 माइनस 60 डिग्री, डेट इज माइनस कॉस 60 डिग्री, बिकॉज कॉस आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और ये हो जाएगा -1/2। सो -1/2,
और ये हो गया स्क्वायर रूट 2a² माइनस a² डेट इज स्क्वायर रूट a² और a। तो आपको क्लियरली ये जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो एक इंडिविजुअल फोर्स के बराबर होगा। सो F1 का मैग्नीट्यूड होगा, आपको F12 बोल दो या फिर F13 बोल दो। अब इसका एंगल देखो 60 डिग्री आ जाएगा। मैं ये भी निकाल करके आपको दिखा देता हूँ एंगल। सो ये इसके लिए आप सेकेंड फॉर्मूला जो tan का है ना ये यूज़ कर दो। सो ये हो जाएगा, आप मान लो a साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई a प्लस a कॉस 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3/2, सो a इंटू स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाई a 1 माइनस 1/2। कॉस 120 डिग्री 1 माइनस 1/2 होता है। तो क्लियरली इसको सॉल्व कर दोगे तो स्क्वायर रूट 3 आ गया और ये tan अल्फा के बराबर है, तो अल्फा हो गया tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 डेट इज 60 डिग्री। तो ये एंगल आपको कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। सो क्लियरली ये 60 डिग्री जो एंगल जो इस तरफ बना रहा है, ठीक है, यहाँ से 60 डिग्री, यहाँ से भी 60 डिग्री, मीन्स कि इस डायरेक्शन से ये फोर्स इस डायरेक्शन से कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, बिकॉज यहाँ से ये टोटल 120 डिग्री बना रहा है। मीन्स कि फोर्स इस लाइन के अलोंग है। इस पर फोर्स का जो डायरेक्शन है ना वो इस लाइन के अलोंग है। क्लियर है? वैसे ही आप इस पर फोर्स निकालोगे ना तो उसका भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा, F इसी के बराबर आएगा, और डायरेक्शन क्या रहेगा, ये वाला जो लाइन है ना ये वाला इसके अलोंग होगा। क्लियर है? अच्छा, मैग्नीट्यूड का वैल्यू भी निकाल सकते हो, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q²/L²। सो यही हो जाएगा। और इस पर जो फोर्स होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है निकालना, ठीक है। इस पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में वैल्यू तो सेम ही है, ठीक है, वैल्यू सेम ही है, इस डायरेक्शन में वैल्यू सेम है। सो यहाँ पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, इन दोनों को आप ब्रेक करो, ठीक है। तो ये 60 डिग्री था, ये आपको 30 डिग्री हो गया, ये भी एंगल 30 डिग्री हो गया। सो इसके अलोंग जो होगा वो होगा cos 30 डिग्री, F32 cos 30 डिग्री प्लस F31 cos 30 डिग्री। क्लियर है? और इस डायरेक्शन में हो जाएगा F31 sin 30 डिग्री, इस डायरेक्शन में होगा F32 sin 30 डिग्री। क्योंकि F31 और F32 दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट कर देगा और इस तरफ जुड़ जाएगा। तो इस तरफ जो जुड़ा वो कितना हो गया, F ही हो गया, क्योंकि इक्वल है तो F मान लो। तो F cos 30 डिग्री हुआ स्क्वायर रूट 3/2 प्लस F इंटू स्क्वायर रूट 3/2 डेट इज स्क्वायर रूट 3F, जो ये लिखा गया है। सो ये देखो, ये बहुत देखो फिजिक्स को ना आप आराम से बनाओगे एक एक स्टेप बाय स्टेप ना, तो आपको मज़ा भी आएगा और आप इंजॉय भी करोगे। सो सब पर फोर्स आपने निकाल लिया कि हर डायरेक्शन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। आपने निकाल लिया कि इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इस लाइन के अलोंग लग रहा है, इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इस लाइन के अलोंग लग रहा है, और इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इस लाइन के अलोंग आ रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। इसका वैल्यू है स्क्वायर रूट 3F, इसका वैल्यू है F, इसका वैल्यू है F। सो अब इन तीनों को जोड़ दोगे तब देखो क्या होगा। देखो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इधर जोड़ दोगे इधर जोड़ दोगे ये। अब इनके बीच का एंगल कितना है देख लो, ठीक है। सो ये चूंकि एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है। सो ये 60, तो ये कितना हो गया, ये आपको 60 डिग्री हो गया। मीन्स कि ये एंगल 30 डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। सो मैग्नीट्यूड देखो क्या आ जाएगा, F² प्लस F² प्लस 2F² cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हो गया 1/2 डेट इज स्क्वायर रूट 3F² डेट इज स्क्वायर रूट 3F। सो तीनों फोर्स को यदि बात करोगे ना तो ये फोर्स स्क्वायर रूट 3F है, और इन दोनों के कारण जो फोर्स है वो इस तरफ स्क्वायर रूट 3F है। तो यही चीज लिखा गया है। इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट द सम ऑफ फोर्सेस ऑन 3 चार्जेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, द रिजल्ट इज नॉट सरप्राइजिंग, इट फॉलोज स्ट्रेट फ्रॉम द फैक्ट दैट कूलम लॉ इज कंसिस्टेंट विद द न्यूटन थर्ड लॉ।
ठीक है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को समझेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल का समझेंगे, और उसके अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। सो मेरे ख्याल में आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आप इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि किसी पर्टिकुलर और चैप्टर का चाहिए तो आप बताएं, अदरवाइज हम लोग 1 by 1 करते हुए पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।